हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे करंट अफेयर की अगली क्लास है। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 23 अगस्त 2025 का है। इससे पहले की जो करंट अफेयर है वो वीडियो में आशा करता हूँ कि आप सभी ने देख लिए होंगे। तो आज का हमारा करंट अफेयर है रोज की तरह बेहतरीन होने वाला है और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप जो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही क्लास है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो और अपने अलग से नोट्स बना रहे होगे। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर देखोगे तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत निराला हूँ किसी से, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो करंट अफेयर लेके आता हूँ उसमें मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहली बात तो ये डेली करंट अफेयर बहुत चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज़ मिलेगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट यानी पूरा बेसिक समझाएँगे आपको, वो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। उसके साथ में मैं आपको वन लाइनर भी यहाँ पर देता हूँ, ओके? क्या देता हूँ? वन लाइनर। और उसके अलावा फिर मैं आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर करवाता हूँ, उसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि करंट अफेयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे-ऐसे बनते हैं, ताकि अगर आप कोई भी करंट अफेयर के अलावा कोई भी चीज़ पढ़ें, तो उसमें आप एमसीक्यू ढूँढ सकें, यानी प्रश्न ढूँढ सकें जो ऐसे कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ओके? चलिए, तो पहली बार जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ना बेटा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी जो परीक्षाएँ होती हैं ना, उन सभी के लिए यहाँ पे करंट अफेयर हम ये क्लास ले सकते हैं। पहले मैंने शुरुआत में बताया था कि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यूपीएससी के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ते हैं वहाँ से आप पढ़ें, मैं कोई आपको नहीं रोकूँगा, लेकिन आप एक बार ये क्लास देखिए, फिर आपको लगेगा ये हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है? जैसे कि अगर हम वनडे एग्ज़ाम की बात करें, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ एमपीपीएससी यानी किसी भी स्टेट पीएससी, उसके लिए हो गया। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर हमारे सिलेबस में रहता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय समाचार से है, यानी राष्ट्रीय समाचार से क्या है हमारा, 1 मिनट। ठीक है, राष्ट्रीय समाचार यानी हमारे देश की क्या न्यूज़ है, देश के अंदर पूरी जो नेशनल न्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, उसमें पहली न्यूज़ क्या है? केंद्र ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए राजीव गौबा के नेतृत्व में एक पैनल गठित किए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लाइन से, क्या क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पैनल का गठन किया गया था। उसके जो हेड थे वो कौन थे? राजीव गौबा, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं, जो आपको देखने में करंट अफ़ेयर के नहीं लगेंगे, लेकिन वो प्रेरित रहते हैं करंट अफ़ेयर से ही। कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, उसी को वो जो बेस होता है, जैसे कोई न्यूज़ जैसे कोई करंट अफ़ेयर होता है, उसी को वो क्या करते हैं, अलग जनरल नॉलेज से जोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने क्या लिया है, इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति ने, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हाल ही में किसने इस्तीफा दिया, ये नहीं पूछेंगे। आपसे उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में पूछ लेंगे, ठीक है? तो आपको ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, लेकिन ये करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है, ओके? चलिए, आपको निर्वाचन आयोग के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत उँगली उठ रही है, हमें नहीं पता सही है कि गलत है।
हो सकता है सही हो, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग पर उंगली उठ रही है तो आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पूरे प्रावधान पढ़ देना चाहिए। ओके, चलिए। अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र ने राजीव गौबा के नेतृत्व में 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है, जिनमें शीर्ष सचिव, अर्थशास्त्री, उद्योग जगत के नेता, एक पैनल विकासशील भारत के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा पैनल गैर वित्तीय क्षेत्रों में नियामक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पैनल अमित शाह, इनका क्या काम है यहाँ पर? हाँ, इनको क्या आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री स्तरीय समूहों के साथ काम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सुधार के आह्वान के बाद कैबिनेट सचिव टीवीएस स्वामीनाथन ने नेतृत्व वाले राज्य स्तरीय विनियमन पैनल का समन्वय करेंगे। तो आपको याद रखना, नेता जब कोई चीज़ बनती है ना तो आगे आ जाते हैं। किसी चीज़ का उद्घाटन होगा, रेल का उद्घाटन होगा, किसी एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, तो सबसे पहले आगे आ जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहीं जब ये कोलैप्स होता है या कोई दुर्घटना की खबर आती है तो किस पर केस जाता है? ठीक है, जाना भी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने उद्घाटन किया है उसके ऊपर भी तो आना चाहिए सबसे पहले, है ना? कि आपने कैसे लोगों के हाथ में सौंपा था, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये सब चीज़ें भी तो आपको ध्यान में आनी चाहिए उस टाइम पे। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा कि कोई भी ब्रिज, रेलवे ब्रिज हो, कोई भी ब्रिज हो, बनता है तो उसमें गड्ढे ऊपर होना तय है 2 से 3 साल के अंदर। हमारे पास में ही एक ब्रिज है, ठीक है। चलिए, केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है। तो ये आपको पता था कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा साक्षर जिला केरल है। लेकिन यहाँ पर बेटा बात हो रही है डिजिटल साक्षरता के मामले में, तो उसमें अभी केरल फर्स्ट नंबर पे है। अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो जो बड़े-बड़े जो अंग्रेजी के न्यूज़पेपर होते हैं ना, वो कहाँ पर छपते हैं? साउथ में ही छपते हैं बेटा, है ना? केरल में, तमिलनाडु, मतलब उधर ही। हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर छपते हैं, उसमें क्या आएगा कि एक ट्रैक्टर आया, उसने हैंडपंप में टक्कर मार दी, ठीक है, फिर 2 पक्षों में विवाद हो गया, एक ने इसका सर फाड़ दिया। हमारे यहाँ के जो पेपर हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें ये खबरें आती हैं, ठीक है। दूसरी खबर आ जाएगी कि हमारे यहाँ के एक नेता थे, विधायक थे, उन्होंने आज साइकिल चला ली, बस ये न्यूज़ आती है हमारे इधर। तो यहाँ के जो साउथ के जो न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ में ये खबरें नहीं आती। वहाँ पर न्यूज़ जो आती हैं, वो जो न्यूज़ होती है वही आती हैं। ये न्यूज़ नहीं होती हैं कि आज हमारे यहाँ के नेता ने साइकिल चला ली। यार भैया चला ली तो क्या हो गया, ठीक है। चलिए, केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिसने डिजी केरल परियोजना का प्रथम चरण पूरा कर लिया। केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला घोषित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बता देना है, ठीक है। जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों सहित 21,87 लाख से अधिक लोगों को बुनियादी डिजिटल कौशल से प्रशिक्षित किया गया है। अगला क्या है? जमीनी स्तर पर समावेशी मॉडल के माध्यम से राज्य ने डिजिटल विभाजन को पाट दिया, नागरिकों को ई-गवर्नेंस, डिजिटल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक लचीलेपन के लिए सशक्त बना गया और केवल बुनियादी ढांचे पर जन केंद्रित डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर डिजिटल इंडिया के
लिए एक मॉडल स्थापित किया है। ये हमारा करंट अफेयर था केरल को लेकर, यानी जो केरल है सबसे साक्षर जिला, डिजिटल पूर्ण रूप से 100% डिजिटल साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी ये उद्घाटन हो रहा है कोलकाता में। ठीक है, तो अभी तो ये है, लेकिन जब भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं दिखेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है? ओके, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में, नरेंद्र मोदी हटा दो, है ना, प्रधानमंत्री लिख दो, अच्छा लगता है। आधुनिक परिवहन अवसंरचना और सर्कल शहरी संपर्क पर केंद्रित 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। यहाँ पर लागत देख रहे हो ना, ठीक है, जब कभी कोई न्यूज़ आए तो आपको ये लागत याद रखना। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्य आकर्षण में 13.61 किलोमीटर में नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ, नोआपारा जय हिंद हवाई अड्डा, सियालदह हेमंत मुखोपाध्याय जैसे क्षेत्रों को जोड़ना, साथ ही 6 लेन एलिवेटेड रुकोना एक्सप्रेस को की आधारशिला शामिल थी। मतलब सोचो, कलकत्ता में कुछ ऐसा है, सोचना, सर्च करना, एक बार मैं नहीं बताऊंगा, आप सर्च करना। कलकत्ता और बिहार की तरफ, क्या याद रखना, बिहार, बिहार में भी अभी कुछ हुआ है, देखना आप, है ना, मोदी जी गए थे वहाँ पे। इन विकासों का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में जीवन की सुगमता, बंदरगाह संपर्क, आर्थिक विकास को बढ़ाना है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर है अर्थव्यवस्था समाचार से। सरकारी पूंजीगत व्यय और ग्रामीण मांग के समर्थन से भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वित्त वर्ष 26 में, मतलब 2026, ठीक है, में 6.7 रहने का अनुमान है। ओके, अभी इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है, इसमें भी आपको 3 स्टार बना लेना है ना। आज की करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोज के मुकाबले, तभी में आपको 3 स्टार तो लगाना ही लगाना है। भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.7 की मजबूत दर से बढ़ने का अनुमान है, जो मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय, वर्ष दर वर्ष 52% की वृद्धि, ग्रामीण मांग में पुनरुत्थान, वित्त, आईटी, परिवहन सहित एक लचीले सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि 2026 की पहली तिमाही में जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है ना, देखिए, सरकारी पूंजीगत व्यय और ग्रामीण मांग के समर्थन, भारत की पहली तिमाही में जीडीपी कितना रहेगा, जीडीपी वित्त वर्ष में कितनी रहेगी, 6 इसके पीछे का कारण क्या क्या है बेटा? पहली बात तो ग्रामीण मांग का पुनरुत्थान, मतलब ग्रामीणों की जो मांग है, यानी ग्रामीण का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर रही है। दूसरा वित्त, आईटी सेक्टर, परिवहन, ठीक है, और इसके अलावा और सेवा क्षेत्र, जबकि निर्माण और कृषि ने ठोस प्रदर्शन किया है। धीमी औद्योगिक उत्पादन, ठीक है, और जलवायु व्यापार व्यवधानों के कारण चिंता बनी हुई है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आरबीआई का 6.5% विकास पूर्वानुमान स्थिर गति का संकेत देता है। 20 अगस्त को आने वाले आधिकारिक एनएसओ जीडीपी आंकड़ों से इस प्रवृत्ति की पुष्टि। आपको सिर्फ ये लाइन बेटा याद रखना है, ये याद रखना है बस, ठीक है। इसके बाद जो आपका बेस है वो मैं यहाँ से कराऊंगा आपको, ठीक है। सरकारी पूंजीगत व्यय क्या होता है, यानी पूंजीगत व्यय क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट क्या होता है बेटा, कैपेक्स होता है। और इसका जो हिंदी मीन मतलब होता है वो क्या होता है, सरकारी पूंजीगत व्यय,
तो यह वह धनराशि है, यानी यहाँ पर जो व्यय में जो व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, ये वो धनराशि होती है जो सरकार देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाली अचल संपत्ति का मतलब होता है जो चलायमान नहीं है, ठीक है, जैसे भवन हो गया, मशीनरी हो गई, उपकरण हो गया, राजमार्ग हो गया, रेलवे हो गया, के निर्माण में अधिग्रहण और रखरखाव पर खर्च की जाती है। अभी इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब ये खर्च क्यों की जाती है, इसका क्या लाभ है, तो यहाँ पर देखिए, यह वह ऐसी संपत्तियों का निर्माण करता है, यानी यहाँ पर जो खर्च किया जाता है वो आगे चलकर हमारे लिए क्या करता है, कुछ संपत्ति यानी कुछ पैसा का निर्माण करता है, जो भविष्य में लाभ देती है या देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। अगर आप मान लीजिए, अगर कोई रेलवे ब्रिज बनेगा, ठीक है, या कोई सड़क बनेगी, ठीक है, या कोई सड़क बनेगी या कोई अस्पताल बनेगा, तो उससे क्या क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर इसमें आती हैं, ठीक है, इसलिए इस पे खर्च किया जाता है। लंबी अवधि का निवेश, ठीक है, तो इसमें क्या है, हाल ही निवेश करो, हाल ही पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि आपने हर कुछ समय, जैसे आपने रोड बनाने मिलेगी या फिर उससे टोल आएगा, ठीक है, आपने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल में खर्चा भी जा रहा है लेकिन उससे कुछ आपके लिए पैसा भी आएगा, ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको पैसे, माफी चाहता हूँ, आ जाता है कभी कभी, है ना, भतीजा है मेरा। चलिए, ठीक है, लंबी अवधि का निवेश, यह किसी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती खर्च नहीं है, ठीक है ना, बल्कि यह एक दीर्घकालिक खर्च है, यानी इसको आप अभी खर्च करोगे, निवेश करोगे, तो आपको बहुत समय बाद आपको इससे क्या मिलने वाला है, पूंजी मिलने वाली, यानी पैसा मिलेगा। उदाहरण जैसे अगर आप राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बनाते हैं, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण करते हैं, स्कूलों का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, अन्य स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विकास, मशीनरी, उपकरण, अन्य जैसे आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं वो सब चीजें, ठीक है। यह है राजस्व व्यय, यानी दो तरह के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय होता है बेटा, और राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरी क्लास देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में, उसमें मैंने पूरे समझाया है कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो ये राजस्व व्यय से कैसे भिन्न है, पूंजीगत व्यय स्थायी संपत्तियां बनाता है, जबकि राजस्व व्यय वे खर्च होते हैं जो ना तो संपत्ति बनाते हैं और ना ही देनदारियों को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय का लाभ दीर्घकालिक होता है, जबकि राजस्व व्यय का जो लाभ होता है वो क्या होता है, अल्पकालिक होता है, आमतौर पर हर साल किया जाता है। जैसे कि पेंशन पर जो खर्च किया जाता है, वेतन पर जो खर्च किया जाता है, सब्सिडी पर जो खर्च किया जाता है, बेटा ये क्या कहलाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। ओके, यह भविष्य में आय उत्पन्न करने वाली या उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाली स्थायी संपत्तियों में एक निवेश है, यानी पूंजीगत व्यय की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्या है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2025 के मध्य तक 1.48 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.48 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है, इतना हो गया है, पढ़ना आता मेरे को, है ना, ठीक है, 695.10 अरब डॉलर, है ना। यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी मुद्रा पर संपत्तियों में 1.92 बिलियन डॉलर की वृद्धि के कारण हुई है, जबकि स्वर्ण भंडार 2.16 बिलियन डॉलर घटकर, ओके, इसके अतिरिक्त आईएमएफ ने भारत की आरक्षित स्थिति 15 मिलियन डॉलर बढ़कर इतनी हो गई है। ओके, आपको ये चीजें याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया बेटा कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है।
किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, जिसमें सोना होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियां होती हैं, ठीक है, के रूप में रखे गए जो भी भंडार होते हैं, जो देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हैं, आयात का भुगतान करने के लिए, बाहरी ऋण चुकाने और आर्थिक संकटों से निपटने के लिए होते हैं। इनमें जो भी चीजें होती हैं वो डॉलर यूरो में होती हैं, ठीक है। सोने के भंडार, ठीक है, आईएमएफ के द्वारा विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, आईएमएफ के साथ आरक्षित स्थान शामिल है। मैं आपको इसमें आसान भाषा में समझाता हूँ। ये विदेशी मुद्रा भंडार बेटा होता क्या है? किसी केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, ठीक है ना, मतलब जैसे कि किसी भी केंद्रीय बैंक हो गई, जैसे इंडिया की आरबीआई के पास कितना विदेशी मुद्रा है, यानी अगर हम कोई चीज आयात करते हैं तो उसको देने के लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं है, या कोई भी जैसे आर्थिक संकटों से निपटने के लिए हमारे पास कितना क्या पैसा है, उसको बेटा बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। अगर हम बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं या हम आपातकाल में कोई चीज और ज्यादा मंगा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे कि कोरोना आया था, तो अगर भारत में जो चीजें उपलब्ध नहीं थी उनको भारत में मंगाया गया, तो उसके लिए भी भारत के पास कितना भंडार बचा हुआ है, उसको बोलते हैं बेटा विदेशी मुद्रा भंडार। क्लियर? अगला, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा, ठीक है, एपीडा पटना और रायपुर, ठीक है, और देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। ओके, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा पटना, रायपुर, देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोल रहा है, जिससे भारत भर में इसकी उपस्थिति वर्तमान में 16 क्षेत्रीय कार्यालयों से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने कार्यालय हैं? तो बेटा तो 16 है। कितने हैं? 16, ठीक है। इन नए कार्यालयों का उद्देश्य निर्यात सुविधा को बढ़ाना, निर्यातक पंजीकरण, मानक निर्धारण, पैकेजिंग सुधार, विपणन यानी मार्केटिंग में सहायता के माध्यम से कृषि निर्यातकों को समर्थन देना है, जिससे वाणिज्य मंत्रालय के तहत भारत के कृषि निर्यात परिस्थिति को बढ़ावा मिलेगा। ओके, चलिए अगला है हमारा डिफेंस न्यूज यानी रक्षा समाचार। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत ने हाल ही में लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किससे किया है साझेदारी? तो फ्रांस की कंपनी सफरान से या फ्रांस से। ओके, चलिए भारत उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के लिए उन्नत जेट इंजन का घरेलू स्तर पर भी निर्माण करने के लिए फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ साझेदारी कर रहा है। यह पांचवी पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित इस सहयोग का उद्देश्य वर्तमान में वैश्विक मानकों को पार करते हुए 110 किलो न्यूटन के शक्तिशाली थ्रस्ट वाला एक इंजन विकसित करना है, ठीक है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित डीआरडीओ द्वारा समर्थित यह एक परियोजना है, 1 दशक लंबा प्रयास है, यानी ये परियोजना है वो 1 दशक से लगभग प्रोसेस में थी। भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एरोस्पेस विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना का हिस्सा है। ओके, चलिए ठीक है। पीएम यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री
2 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो के चौथे संस्करण का प्रतीक होगा। अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रदर्शक, 50 से अधिक वैश्विक CXO और 33 भाग लेने वाले राष्ट्र शामिल होंगे। माइटी के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा आयोजित यह भारत का एक विस्तारित सेमीकंडक्टर प्रस्तुति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बाय करंट अफेयर था। अब हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन लाइनर। ठीक है, 23 अगस्त 2025 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्यूज नहीं, ये वन लाइनर है। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 15 लाख। सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? तो नासा ने। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो रेयांश गुप्ता ने। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलावत ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बुल्गारिया में। यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है आपसे। एक तो आपको इसका नाम पूछ लेगा जिसने स्वर्ण पदक जीता है, दूसरा स्थान। हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई है? तो असम ने। इसको भी आप दो तरह से पूछ सकते हो। असम ने कितनी उम्र मतलब कितनी आयु सीमा से अधिक के व्यक्तियों के आधार नहीं बनाए जाएंगे, तो वो भी आपको करना। दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में। यानी IIM कौन सा? 22वां। तो आपसे ये भी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुवाहाटी में हाल ही में कौन सा? तो 22वां। कौन सा? IIM। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर है? तो सहरिया जनजाति। हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 भाषाओं को। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को। ये सारे करंट अफेयर आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। ओके, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि करंट अफेयर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इनको आपको पढ़िए, फिर आप मुझे बताइए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको समझाऊंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।